हिंद की सेना, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। दीप लांडे जिंदाबाद, दीप लांडे जिंदाबाद, दीप लांडे जिंदाबाद। आराम से थोड़ा पीछे आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंद की सेना जय, हिंद की सेना जय, हिंद की सेना जय, दीप लांडे जिंदाबाद, दीप लांडे जिंदाबाद।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का दिन मंगल को इसी भाव के साथ अनिल इधर से बोला होता तो देखो तो कैसे लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं मांगेंगे। जोरदार ताली से हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है। हिंद की सेना, हिंद की सेना, हिंद की सेना। सरस्वती माँ अपने खड़गपुर के लिए मार्गदर्शन के लिए पिछले 10 वर्ष पहले जो यहाँ आए हुए थे और वो अभी भी सब युवाओं के दिल में हैं। और आपके जैसे यहाँ पूर्व ऑफिसर सर और आप जो है मानव सेवा में आ रहे हैं, तो आपका स्वागत है हमारी खड़गपुर की धरती पर। और आए सभी युवा आपसे प्रेरित हो रहे हैं कि आप आए, बाहर आए सर। जय हिंद। पहले तो मैं दीपक भाई का अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने जो आज लोगों से मेरी मुलाकात करवाई सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो उनके जो साथी बनाए हैं वार्ड सदस्य के तौर पर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे साथ जो अभी मार्केट में करीबन अभी 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जो मेरे साथ घूमे, वसीम से लगभग हुए, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं यहाँ करीब अभी 16 साल हो गए, 2009 में आया था। मेरा थानेदार में मेरा पहला पोस्टिंग क्या होता है कि IPS में जो होता है ट्रेनिंग में प्रोबेशन मेरा मुंगेर में हुआ था, तो 3.25 महीने या 3.5 महीने तक का आपको थानेदारी करना पड़ता है। तो उसमें पहले मेरा जो पोस्टिंग हुआ था प्रोबेशन में, मैं थानेदार बना था मुफस्सिल का, जो मुंगेर के बाजू में। बाद में 1 महीना में मेरे ऐसे एक्टिविटी वहाँ पे, तो शायद लगा उनको कि यहाँ का सिचुएशन कुछ स्वस्थ है, तो मुझे यहाँ भेजा गया था हवेली खड़गपुर में। और उस वक्त CM साहब का प्रोग्राम यहाँ पे था खैरा में, और स्पेशली इंस्ट्रक्शन से वहाँ पे था कि भाई खैरा में CM साहब का प्रोग्राम होने नहीं देना है यहाँ पे। और आदेश भी ऐसे निकले थे और मीडिया में भी चीज़ें आ गई थी कि CM साहब के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे खतरा है, तो उनको ड्रॉप करने के लिए बोली। तो वहाँ से तत्कालीन DGP साहब ने मुझे फ़ोन किया कि आपको वहाँ जाना है, कमान संभालना है। CM साहब जब आने वाले थे उससे 3 दिन पहले मुझे यहाँ भेजा गया। CM साहब का प्रोग्राम अच्छे से हुआ और मुझे यहाँ पे हवेली खड़गपुर में मैं काम कर पाया। करीबन 1 महीना तक मैं यहाँ काम करते गया। बाद में मेरी एक्टिविटी सबको पता है। फिर उनको लगा कुछ कि यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं है, इसको मुझे और यहाँ से बदली कर दी। तो मेरे प्रोफेशन में थानेदारी में 3 बार बदली हो चुकी है, तो जो बदली होने का सिलसिला है मेरे पीछे लगा पड़ा है। तो कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अभी भी मैं आ रहा था रास्ते में, 1-2 लोगों ने पूछा कि सर आपने इतना अच्छा जॉब क्यों छोड़ा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि सरकारी नौकरी का, चपरासी का भी जॉब कोई छोड़ता नहीं है। और मैं तो IG था और मेरे सामने बहुत सारा आगे का, जहाँ पे मैं जिस एजेंसी में CBI से लेके IB, रॉ और CRPF, CISF, जहाँ पे भी ऊपर पे, जहाँ पे भी जिस भी पद के लिए मैं अप्लाई कर सकता था, वहाँ मेरी पोस्टिंग डेफिनेटली होती थी। क्योंकि अगर आपके सब आप मोबाइल में गूगल कर लीजिए, उसमें देखिए कि बेस्ट IPS ऑफिसर इन इंडियन हिस्ट्री या बेस्ट IPS ऑफिसर इन इंडिया, आपको उसमें मेरा नाम दिख जाएगा। तो गूगल पर्सनैलिटी की पहचान मुझे दी है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा नाम शुभदीप है और वो मेरे माता पिता ने रखा है। लेकिन जो शुभदीप लांडे करके दुनिया को जो जिसने दिखाया है, वो बिहार की भूमि है, यहाँ की मेरी कर्मभूमि है, इसीलिए मुझे पहचान दी। आपको
आपका नाम मैटर नहीं करता है, आपका नाम क्या है, लेकिन नाम की अगर पहचान होती है, वजूद होता है सब जगह, तो वो मैटर करता है नहीं सही में आपका नाम ये है करके। तो मुझे इस धरती ने प्यार दिया, इस धरती ने मुझे पहचान दी, इस धरती ने मुझे नाम दिया। तो मैं इस धरती को जो आने वाले 10-20 साल में मैं देख रहा हूँ बिहार की दशा और दिशा, ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे लिए तो बहुत इजी बात रहती थी कि मैं अभी वहां से आईजी के बाद प्रमोशन लूँ, दिल्ली जाऊँ, बाकी एजेंसी में जाऊँ, बाहर विदेश में पोस्टिंग करूँ, अपने लाइफ अच्छे से जीऊँ और रिटायरमेंट के बाद अपने घर जाऊँ। लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे बिहार के भूमि ने इतना कुछ दिया है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि उस धरती को कुछ ना कुछ उस कर्ज उतारने की कोशिश की जाए। तो मैंने सोचा कि अभी ये समय है। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं 2 साल और रुक जाता था, 2006 बैच का मेरा आईपीएस है, 2 साल और रुकता तो मुझे पेंशन चालू हो जाती थी। 20 साल की सेवा कम से कम चाहिए होती है। तो ये भी सवाल आया जब मैंने माँ से पूछा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ और वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं बिहार के लिए, स्पेशली युवाओं के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो माँ का पहला वही सवाल था कि अरे तुझे तो पेंशन मिलेंगी ना। तब मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे पेंशन के लिए 2 साल रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं अगर 2 साल और रुक गया तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, जो युवा पीढ़ी मुझे खड़े करनी है उसमें समय हो जाएगा, लेट हो जाएगा। माँ बोले नहीं ठीक है, घर पे 6-7 एकड़ की लैंड है, माँ बोले मेरा तो चरित आता चल जाएगा, तुम सिर्फ जो गौरी बोलती है डॉक्टर ममता मेरी पत्नी को, उसको और बेटी है मेरी 10 साल की, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे एक बार पूछो। फिर मैंने मेरी पत्नी से डिस्कस किया जो डॉक्टर है, तो उसका भी यही कहना था कि नहीं आपको कुछ करना है तो कीजिए, बेटी की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। तो उसका भी मुझे सपोर्ट मिला और मैंने अंततः निर्णय लिया और रिजाइन किया। लास्ट ईयर किया। अब मैंने क्यों किया? क्योंकि मैंने जो सबसे पहली बात यहाँ पे जानी, देखिए हम लोग जो है ना डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमने जो संविधान में हमको जो सिस्टम दी, व्यवस्था दी है, वो है पार्लियामेंट्री संसदीय लोकशाही दी है हमको। संसदीय लोकशाही में क्या होगा कि सबसे पावरफुल कौन रहता है? सबसे पावरफुल आईएएस आईपीएस या ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहते। सबसे पावरफुल जो लार्ज इंपैक्ट ला सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स, मीन्स पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स जिनको आप एमएलए बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, जो बनके मंत्री बनते हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो योजनाएं बनाते हैं। सिंपल सी बात है, आप राजनीति को गलत नहीं बोल सकते। अभी यहाँ पे एसी चल रहा है, आपने कपड़ा पहना है, आपके हाथ में मोबाइल है, या ये बिजली का बिल आएगा, ये सारी चीजें पे कौन डिसाइड करता है? टैक्सेस कौन लगाता है? आप सस्ता पहनोगे महंगा पहनोगे, कौन डिसाइड करता है? ये सरकार डिसाइड करती है। मीन्स आपके प्रतिनिधि वो डिसाइड करते हैं कि हमको कितना टैक्स इनसे देना है। आपके प्रतिनिधि डिसाइड करते हैं कि आपके घर में पानी पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है, आपके घर में नल कितने देर तक चले रहेगा, ये प्रतिनिधि डिसाइड करते हैं। तो जब भाई आपकी जिंदगी, आपका पूरा जो जीवन है कहीं ना किसी तरह से जनप्रतिनिधियों द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, तो आप में से लोग उसमें क्यों नहीं आते जो कि अच्छे लोग हैं? तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे बिहार के विधानसभा की बात कर लीजिए आप, विधानसभा में युवा ही कितने हैं? या तो जो मैं सोच रहा हूँ कि नई जनरेशन, नए लोग नए सोच के साथ आए, कितने लोग हैं यहाँ पे? आपको ताजुब होगा, 1.5 से 2% तक वहाँ युवा है जो विधायक है। और कौन है 1.5 से 2% विधायक? वही है जिनका दादा बाप चाचा चाची कोई एमएलए रहा है, एमपी रहा है, या कोई जिसके पीछे धन बल है, जिसके पीछे जमींदारी है। तो क्या इतने 13 करोड़ की बिहार में युवाओं में, भाई ब्यूरोक्रेसी में आईएएस आईपीएस में तो 25 से 30% है पूरे बिहार में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स लीजिए, डॉक्टर लीजिए, इंजीनियर लीजिए, स्टार्टअप लीजिए, जो भी आप बाहर देखिएगा तो वहाँ बिहार का डंका बजता है। तो यहाँ बाहर जो बजने वाला डंका युवाओं का यहाँ क्यों नहीं बजता है? मुझे यही सबसे बड़ा सवाल था। इसके लिए क्या होगा कि यहाँ पे मुझे एक पीढ़ी तैयार करनी है, एक पीढ़ी लानी है
जो कि सही में जनप्रतिनिधि बन के आए और लोगों की समस्याओं को सुने और आवाज दे। और एक जो दूसरा सबसे बड़ा बात मुझे यहाँ पे महसूस हुआ, दीपक जी आपको शायद आपको वो बुरा नहीं लगने देना चाहिए, लेकिन मैं ये बता दूं क्या होता है कि हमारे लोग है ना वोट कर देते हैं। आप वोट करते हो मीन्स क्या करते हो? लोकशाही में सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर आपका अधिकार कौन सा है? सबसे बड़ा अधिकार है आपका वोट का अधिकार। आप तो अधिकार देते हो वोटिंग के लिए, आप तो वोटिंग के लिए दे देते हो अधिकार। जिस दिन चुनाव आता है उस दिन आप वोटिंग कर देते हो, आपका जनप्रतिनिधि चुनाव जाता है, विधानसभा में जाता है, जहाँ संसद में जाता है। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वोटिंग किया, वोटिंग का राइट अपना दिया, अधिकार उनको दिया, जाके वहां पे गए कि हमारी ये समस्या है, 5 साल आपको हमारी समस्या सुननी पड़ेगी। 5 साल में एक बार आप कभी गए? तो दूसरी बात है, दूसरे 22 वर्ष आप देखिए, कभी 5 साल में वो जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पे आया कि मैंने आपको वोट दिया, आपकी क्या समस्या है करके। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है, लोग अपने अधिकार के प्रति, वोटिंग के प्रति तो जागरूक है, लेकिन उस वोटिंग का क्या वेटेज है, क्या ताकत है, उसमें मुझे लगा कि बिहार में युवाओं में ये सोच नहीं है। और जब मैंने सोचा कि यहाँ पे एक युवाओं की पीढ़ी हमें खड़ी करनी है जो कि आगे आने वाले बिहार की दशा और दिशा को सुधारेगी, तो सबसे पहले मुझे सबने बोला, इवन मेरी पत्नी ने भी बोला कि वहां तो कुछ भी हो जाए, जात पात पर तो बहुत देखा है मैंने। और मैं जब फील्ड में रहा तो मैं हमेशा सुनता था कहावत कि बेटी और वोट हमेशा जाति में देना चाहिए। आप कुछ भी कर लो, रात तक तो सब ठीक रहता है। दीपक जी जब वोटिंग के दिन बटन दबाने जाते हो तो आपको दिख जाता है कि या तो है बुशवा है, कुर्मी है, अति पिछड़ा है, दलित है, हाँ दलित है। तो मुझे ये बोला गया कि ये बदलने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा ठीक है, नहीं बदलने वाला, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप मुझे यहाँ पे सब लोग ग्रीट कर रहे थे। शोधित लाने को तो किसी ने किसकी उसकी जात नहीं पूछी, उसका धर्म नहीं पूछा, उसका रीजन नहीं पूछा, सबने एक्सेप्ट कर लिया, सबने प्यार दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि मैंने निस्वार्थ होकर, जो मेरा सेवा उसमें लिखा है, निस्वार्थ होकर मैंने सेवा दी है। मैंने मेरे लिए एक ही धर्म था, वो था मानवता धर्म। मेरे सामने जो भी आता था समस्या लेके, मैं कभी उससे पूछा नहीं कि आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, कहाँ से हो। मैं उसकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता था। मैं उसको सबसे पहले इंसान समझता था और न्याय देने की कोशिश करता था। जो बोले उन्होंने 2-3 सवाल थे। एक तो पहला था कि भाई युवाओं को आप कैसे खोजेंगे, तो एक माध्यम करने की जरूरत है। उनको अगर सही माध्यम में एक विश्वास होगा कि इस माध्यम से हम जो उनके दिल में वो कर सकते हैं, तो युवा खुल के आ सकते हैं। अब एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बोलता हूँ आपको। जो युवा है ना, वो युवा किसी पद के पीछे नहीं। आप बोल रहे थे कि IPS थे, ये थे। युवा जो है ना, एक उनके बारे में सोचने के लिए, समाज के बारे में सोचना, उसके लिए मेरा जब पटना से ट्रांसफर हुआ, पटना से ट्रांसफर होने के बाद वहाँ अनशन पे बैठे थे। विंटर सीजन था, करीबन 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड में। 16 दिन तक अनशन किया लोगों ने कि ट्रांसफर कैंसिल किया जाए करके इनका। बाद में उनका अनशन टूटा, मेरा अररिया में ट्रांसफर हुआ था पटना से। अब एक बात बताइए कि उन जो युवा जो स्टूडेंट थे जिन्होंने अनशन किया था, उनका क्या स्वार्थ था मेरे साथ? वो तो स्टूडेंट है ना, उनका किसी का मैंने पासपोर्ट किया था, ना किसी का मैंने केस में नाम निकाला था, या किसी को मैं जानता था। लेकिन वो युवाओं को लगा ना कि नहीं, ये अच्छा ऑफिसर है और ये यहाँ रहना चाहिए, समाज के लिए अच्छा है। तो जो समाज के लिए अच्छा है ऐसा लगना शुरू हो जाता है, तो युवा उसके साथ जुड़ जाता है। आप इनके सवालों में कोई इशू नहीं करता है, ये मुझे भी है पता। बस ये है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव दे दीजिए मेरे पास, फिर आप देखिए क्या होता है, कैसे काम करवाने। पहली बात तो हम 243 की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं के वैसे कॉल्स भी आ रहे हैं और चयन का क्राइटेरिया वही है। मैं युवाओं को पूछ रहा हूँ जो आने वाले 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक बिहार की राजनीति में दशा और दिशा निर्धारित करने के लिए काम कर सके। तो मेरा फोकस मोस्टली युवाओं पे है।
मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया यहाँ पे 3 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्राइम, करप्शन और कास्ट। तो मेरी जो लड़ाई होगी ये 3 ही बिंदुओं के खिलाफ होगी। सबसे पहले तो यहाँ से क्राइम के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, करप्शन के खिलाफ एक अभियान चलाने की ज़रूरत है, और जो कास्ट बेस एक सिस्टम रहा है कि कुछ भी हो जाए लास्ट में जो वोटिंग का बटन दबता है वो जात के नाम पे दबता है, इसमें एक बदलाव की सोच में बदलाव की ज़रूरत है। कुछ अच्छे लोगों को चुनाव जितवाया जाए। सर युवाओं को जागना पड़ेगा, युवाओं को जागना पड़ेगा। और विगत 75 साल में जहाँ पे हम थे ऑलमोस्ट वहीं पे हम है, क्योंकि बाकी स्टेट का अगर कंपेयर करेंगे कोई भी आप पैरामीटर उठा लीजिए, जीडीपी से लेके पर कैपिटा इनकम से लेके पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन की संख्या से लेके कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा लीजिए, बाद में माइग्रेशन के इश्यूज़ है, कुछ ऐसा एक बिंदु उठा लीजिए जिसमें कि हम बोल सके कि नहीं हम इसमें अच्छा कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन पे हैं, तो वो तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो सारे चीज़ में हमको जगना है और सारी चीज़ों की जो पैरामीटर से बदलना है, तो युवाओं को जगना पड़ेगा, युवाओं को अपने हक के प्रति जगना पड़ेगा। जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वोट देने से काम नहीं होगा। अगर आप वोट दे भी रहे हो, ठीक है, हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हो, लेकिन जिसको भी वोट दे रहे हो और वो चुनाव जीत रहा है, तो उसके बाद आप अधिकार दे रहे हो, तो उससे इतना ताकत भी रखो कि अपने काम भी करवा लो, अपनी आवाज़ भी उनको बनवाओ, उनसे अपने एरिया के लिए योजना भी लाओ, उनसे अपने लिए जो समस्या है उसका समाधान भी ढूंढो। मैं अभी बात कर रहा था यहाँ पे जब तक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता और आईटी सेक्टर का यहाँ पे जो हब नहीं बनाया जा सकता है, तो एक जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी का जो यहाँ से पलायन होता है वो नहीं रुकने वाला, और जो इंटेलेक्चुअल्स का, जो इंजीनियर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स है, वो बाहर जा रहे हैं, इनका पलायन होता है। पलायन 2 तरीके का है यहाँ पे। आप गांव में देखते हो एक मजदूरी वाला पलायन होता है, और दूसरा जो होता है जो अपने ब्रेन का, जो टैलेंटेड लोग हैं जहाँ जाके वहाँ बच जाते हैं। तो दोनों तरह के पलायन को रोकने की ज़रूरत है। तो तभी जो टैलेंटेड और एग्जीक्यूटिव जो माइंड है उनका पलायन तभी रुकेगा जब उनको लगेगा कि नहीं यहाँ पे हमारे फैमिली के लिए सुरक्षा है, यहाँ पे हमारा फ्यूचर हो सकता है, हम यहाँ रह सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो गाँव से पलायन होता है, तो उनके लिए आपको इनकम के सोर्सेज देने पड़ेंगे, और वो इनकम के सोर्सेज आएंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने से, उनको जो सरकारी योजनाओं का अच्छे तरीके से लाभ पहुंचाने से और उनको ताकत देने से। अन्य पार्टियों के जो चेहरा है आप देखिएगा, वो किसी न किसी जो कैलकुलेशन है उनके, वो जात के आधार पर कैलकुलेशन दिखेंगे। कोई ये इक्वेशन बिठाता है, कोई वो इक्वेशन बिठाता है, कोई अगला पिछड़ा, कोई दलित माँ दलित, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा, ये सारे इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात है कि पहला मेरा प्रयास है ये यहाँ पे कि इन जात पात से ऊपर उठ के कोई नया धारा बनाने का। तो सबसे बेसिक तो यहीं पे डिफरेंस है। इसमें एकदम क्लियर कट है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का काम कर चुका हूँ, मैं पुलिस में रहा हूँ, और दमखम के साथ मैंने जो टेरर रिलेटेड केसेस है उसको भी देखा है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई ऑप्टिमम होनी चाहिए और रूथलेसली होनी चाहिए। उसमें किसी तरह का यहाँ वहाँ न करते हुए एकदम डायरेक्ट होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर हमें भारतीय होने पे गर्व महसूस करवाता है। इस तरह से हम प्रिसाइज, एक्यूरेट और कंट्रोल एक्शन भी कर सकते हैं, दुनिया को हमने दिखा दिया है। ये बात तो यही हमारा शिफ्ट है अभी भाई, हम चुप नहीं बैठेंगे। कोई कुछ करता है तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं, यहाँ रिएक्शन होगा, और वो भी एक्सेप्टेबल रिएक्शन होगा, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर रिएक्शन होगा। गठबंधन के लिए प्रयास तो बहुत लोगों ने एक्चुअली ऑफर भी किया है कि हमारे साथ आइए करके, लेकिन अब मैं बहुत अर्ली स्टेज पे हूँ। अभी लोगों को जो देख रहा हूँ, युवाओं को खोज रहा हूँ, आने वाले समय में पता चलेगा। अब उनको क्या है कि उनको, मुझे लगता है कि एक ईमानदार फेस की ज़रूरत है। ईमानदार फेस किसके पास है आप बताइए, वही है। अभी आने वाले समय में पता